नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जो कि कांस्टेबल, वीडियो मेंस, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, तो उसका आंसर होगा ब, है ना। पोटेशियम तत्व का प्रतीक कौन सा होता है? ब। देखो, कुछ प्रतीक होते हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे Na, है ना, K, Fe, है ना। ये जो Na है ये किसका प्रतीक है बताओ? सोडियम का। K है ये किसका प्रतीक है बताओ? ये प्रतीक है पोटेशियम का, है ना। Fe जिसे अपने लोहे का सिंबल मानते हैं, किसका सिंबल मानते हैं? लोहे का, है ना। सोडियम का जो लैटिन नाम था ना दोस्तों, वो था नेट्रियम। सोडियम का जो लैटिन नाम है ना, वो क्या है? वो है नेट्रियम, है ना। पोटेशियम है, उसका प्राचीन नाम है वो क्या है? केलियम है। क्या है? केलियम। और आयरन है, उसका प्राचीन नाम है वो क्या है? फेरम है। फेरम, वो क्या है? फेरम है ना। तो फेरम से Fe लोहे के लिए लिया गया है, केलियम जो पोटेशियम के लिए यहां से के ले लिया, और सोडियम इसके लिए क्या ले लिया? नेट्रियम। तो देखो, पोटेशियम तत्व का प्रतीक कौन सा हो गया? ये। P किसका है बताओ? P है फोस्फोरस का, है ना। Pt किसका है? प्लेटिनम का है। F किसका है? F है फ्लोरीन का, जबकि Fe किसका होता है? आयरन, लोहे का, है ना, जिसे हम फेरम के नाम से जानते हैं। तो तीन प्रतीक और साथ में याद रखना, काफी बार पूछे गए हैं। तो अपने क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वो है ब, है ना, पोटेशियम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने का लैटिन नाम है। देखो, सोना जो होता है वो होता है Au, जिसे अपने ये फेरम तो मैंने अभी बताया था आपको। Fe ये किसके लिए है? ये है लोहे के लिए। किसके लिए है? लोहे के लिए। ओरम, Au ये किसके लिए है? सोने के लिए है। सोने के लिए, जिसे अपने बोलते हैं गोल्ड, है ना, गोल्ड के लिए है। केलियम, के, है ना, केलियम, है ना, के ये किसके लिए? अभी बताया था मैंने, पोटेशियम के लिए है ना। अर्जेंटम, Ag ये किसके लिए है? ये चांदी के लिए है। चांदी के लिए, जिसे अपने बोलते हैं सिल्वर, जिसे अपने बोलते हैं सिल्वर। समझ में आई बात? तो चांदी के लिए सिंबल होता है अर्जेंटम, केलियम होता है पोटेशियम के लिए, ओरम होता है सोने गोल्ड के लिए, और फेरम लोहे के लिए होता है Fe। तो देखो, सोने का पूछा है तो सोने के लिए सबसे सही आंसर क्या हो गया? ओरम। तो आंसर क्या हो गया? बी इसका सबसे बेस्ट आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। धातुओं के प्रमुख गुण क्या होते हैं? देखो, धातुओं के गुण तन्यता भी होती है, आघातवर्धनीयता भी होती है, और धातु ताप पर भी निर्भर करते हैं। तो सभी इसके प्रमुख गुण हैं। अब ये है क्या, थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूं। देखो, धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर एक पतले तार में बदला जा सकता है, उसे अपने तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और सबसे अधिक जो तन्य होता है ना, वो होता है गोल्ड, सोना, है ना। 1 ग्राम गोल्ड से अपने 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार अपने बना सकते हैं। आघातवर्धनीयता, धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को आप किसी वस्तु से पीटकर एक चद्दर में बदल सकते हो, वह आघातवर्धनीयता कहलाती है, मेलिबिलिटी कहलाती है। और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता भी किसकी होती है? सोने की होती है। 1 ग्राम सोने से अपने 1 मीटर स्क्वायर की क्या बना सकते हैं? चद्दर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से अपने 1 मीटर स्क्वायर तक की क्या बना सकते हैं? चद्दर बना सकते हैं दोस्तों। और धातु ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, है ना। धातुओं का वह गुण जिसमें अपने धातुओं को पतले तार में बदल सके, तन्यता कहलाती है। धातुओं का वह गुण जिसमें अपने चद्दर में बदल सकते हैं, आघातवर्धनीयता कहलाती है। और धातु ताप पर भी निर्भर करते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है? इसका सबसे सही आंसर है। चलो, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या है? तो उस समय आंसर देना होता है गलन। देखो दोस्तों, द्रव, देखो इधर सुनो, ठोस को किस में बदल सकता है? ठोस बदल सकता है द्रव में। द्रव किस में बदल सकता है? गैस में, राइट, ठीक है। ठोस का द्रव में बदलना क्या है? गलन है, गलन। और जिस बिंदु पर यह होता है वह बिंदु कहलाता है गलनांक, है ना।
अच्छा, द्रव का ठोस में बदलना है हिमन, 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 जिसे हम पिंडन भी बोल देते हैं, जिसे अपने बोल देते हैं फ्रीज। और जिस बिंदु पर यह काम होता है वो होता है हिमांक। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पन। क्या क्या कहलाता है? वाष्पन, है ना। जिस बिंदु पर यह काम होता है वह होता है क्वथनांक, क्वथनांक, है ना। वाष्पन या इसे क्वथन भी कह देते हैं अपने, जिसे बॉईल करना बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और गैस का द्रव में कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो देखो, ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलन, और जिस बिंदु पर यह काम होता है वो होता है गलनांक। और बर्फ के लिए जो गलनांक होता है ना वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है हिमन, और जिस बिंदु पर होता है वो हिमांक। पानी के लिए जो हिमांक होता है ना, पानी किस डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बर्फ के लिए गलनांक है, यानी बर्फ पिघलती किस ताप पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और पानी के लिए हिमांक, पानी जमता किस ताप पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वथनांक, उबलता किस ताप पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना। और संघनन, है ना। वर्षा किसके कारण होती है? बारिश का कारण क्या है? तो बारिश का जो कारण होता है ना वो दोस्तों वो क्या होता है? संघनन होता है। तो जो बारिश होती है वो संघनन के कारण होती है। तो सारी बातें यहाँ पे आपने देखी है, तो अपना सबसे सही आंसर क्या है? ब है। चले आगे, ये कहानी समझ में, स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना क्या है? गलन है, गलन। ठोस से द्रव में बदलना गलन हो गया। चलो आगे चलते हैं। कार्बन युक्त पदार्थ है। देखो, हीरा भी कार्बन युक्त पदार्थ होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन युक्त पदार्थ होता है, फुलरीन भी कार्बन युक्त पदार्थ होता है। तो सबसे सही आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, है ना। देखो, एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं अपर रूप, जिसे अपने बोलते हैं एलोट्रोप, यानी किसी पदार्थ के एक से अधिक रूप होते हैं वो अपर रूप कहलाते हैं। समझ में आई बात? वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं, ठीक है। और कार्बन के 2 प्रकार के अपर रूप देखने को मिलते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। एक होता है अक्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप, है ना। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या क्या आ गया? क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा आ गया, है ना, ग्रेफाइट आ गया, है ना। और क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आ गया? आपके फुलरीन आ गया, है ना, फुलरीन आ गया, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या हो गया? आपके कोयला हो गया, है ना, कोक हो गया, चारकोल हो गया, है ना, चारकोल हो गया, काजल जिसे आप कार्बन ब्लैक बोलते हो, कार्बन ब्लैक, ये अक्रिस्टलीय अपर रूप में आ गया। अक्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब कार्बन सही से व्यवस्थित नहीं है, और क्रिस्टलीय अपर रूप मतलब इनमें कार्बन की व्यवस्था सही से होती है, राइट। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों कार्बन युक्त पदार्थ हैं, तो उपरोक्त सभी इसका क्या होता है? आंसर होता है। स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें धातु मिलाई जाती है, तो यहां पर आंसर होगा निकल। देखो, आयरन लोहे और कार्बन से मिलकर क्या बनता है? स्टील बनता है। लोहे और कार्बन से मिलकर स्टील बनता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.025% से 1.5% तक। और इसी लोहे और कार्बन में अपने निकल और क्रोमियम मिला दें, है ना, तो जो स्टील बनता है ना, ऐसे स्टील को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ऐसे स्टील को हम क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील, जिसे हम धब्बा रहित स्टील कहते हैं, जिसे हम धब्बा रहित स्टील बोलते हैं, है ना। तो निकल जो होता है ना, ये स्टील में क्या प्रदान करता है? चमक प्रदान करता है। ये जो स्टील होगा ना, इसमें इतनी चमक नहीं होगी। और जो क्रोमियम होता है ना, वो स्टील को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकल, टंगस्टन, मैग्नीज, ये नहीं है। अगर क्रोमियम होता तो क्रोमियम भी अपने राइट कर देते। एक क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा देना पड़ता, उपरोक्त ए और बी दोनों। ये कहानी यहाँ पर समझ में आई दोस्तों, है ना। स्टेनलेस स्टील क्या है? ये, और स्टील क्या है? ये। स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों मिश्र धातुएं होती है, एलॉयज होती है, ठीक है। चलो, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? देखो, ये परमाणु है ना। परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो नाभिक की जो त्रिज्या है ना, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। और किसी परमाणु की आपसे त्रिज्या पूछ ले, है ना, परमाणु की आपसे क्या पूछ ले? त्रिज्या पूछ ले, तो वो होती है 10⁻10 मीटर।
वो कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, और नाभिक की त्रिज्या होती है ना, वो कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है और परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये कहानी समझ में आई आपको? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां पे सबसे सही आंसर कौन सा होगा? बी। चलो, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। देखो, आवर्त सारणी का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का खोजकर्ता कहा जाता है मेंडलीफ को, है ना। खोजकर्ता या आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाई थी, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो वो बनाई थी मोजले ने। किसने बनाई थी? मोजले ने, है ना। अब देखो, ऐसे आवर्त सारणी है, ऐसे अपने सामने एक आवर्त सारणी देखने को मिलती है। आवर्त सारणी में 118 तत्व होता है। ऊपर से जो नीचे जाते हैं ना, वो तो होते हैं वर्ग, और वर्गों की संख्या होती है 18, और दाएं से बाएं जाते हैं ना, वो होते हैं आवर्त, और आवर्त की जो संख्या होती है वो होती है 7, है ना। वर्ग की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या होती है 7, है ना। तो देखो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, है ना, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो, वो है वर्ग, ग्रुप। और ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप होते हैं 18। ग्रुप कितने होते हैं? 18। और आवर्त, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आवर्त, है ना, पीरियड, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 7। तो यहां पर पूछे क्या है? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 18, है ना। और आपसे आवर्त की संख्या पूछ लेते तो वो आंसर क्या देना होता? 7 देना होता, है ना। परंतु अपने आंसर, है ना, आवर्त नहीं पूछ के वर्ग पूछे हैं, तो बी सबसे बेस्ट इसका आंसर है। पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। दो धातुएं आपको दोस्तों याद में रखनी है। एक होती है पीतल, है ना, जिसे अपने बोलते हैं ब्रास, और एक होता है कांसा, जिसे अपने बोलते हैं ब्रोंज, है ना। एक होती है पीतल जिसे अपने बोलते हैं ब्रास, और एक होता है कांसा जिसे अपने बोलते हैं ब्रोंज। पीतल जो होता है ना, उसमें भी कॉपर होता है, कांसा होता है उसमें भी कॉपर होता है। यानी पीतल में भी तांबा होता है, और कांसा जो होता है उसमें भी क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है। और दोनों में जो मिलाया जाता है ना, वो क्या मिलाया जाता है? पीतल में मिलाते हैं जिंक, जिसे अपने बोलते हैं जस्ता, और तांसे में अपने मिलाते हैं टिन। क्या मिलाते हैं? टिन मिलाते हैं, टिन, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखना। पीतल और कांसे का पूछा गया है, इसमें पीतल पूछा गया है, तो पीतल में कॉपर और जिंक है, तो कॉपर और जिंक स आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कॉपर और टिन होता तो अ आंसर ये किसके लिए हो जाता? कांसे के लिए हो जाता। तो ये दोनों चीज याद रखना। चलो, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य में अगर ईंधन के रूप में कोई यूज किया जाएगा तो वो, है ना, हाइड्रोजन को यूज किया जाएगा। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन सबसे बेस्ट आंसर है। जबकि भूपर पट्टी पर, अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन होता है, जो कि लगभग 47% होता है ना। और मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है, जो लगभग 65% है ना। भूपर पट्टी की मैं बात करूं तो उसमें 47% है ना, और मानव शरीर की मैं बात करूं तो उसमें कितना है? 65% है। उसमें कितना है? 65% है ऑक्सीजन, है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो ब्रह्मांड में कौन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस ऑर्गन होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन के साथ में Hg को अगर मिला दें, Hg मतलब मरकरी, जिसे अपने बोलते हैं पारा, है ना, इसकी अगर वाष्प मिला दी जाए तो, है ना, ऑर्गन के साथ में अगर मरकरी की, है ना, पारे की अगर वाष्प मिला दी जाए तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये किस में होता है? ये होता है ट्यूबलाइट में, है ना, जिसे आप फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हो, है ना। ट्यूबलाइट में ऑर्गन और मरकरी की वाष्प मिलाई जाती है, पारे की वाष्प मिलाई जाती है। बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, राइट। तो ऑर्गन, ध्यान रखना, ऑर्गन गैस होती है वो बल्बों में भरी जाती है। चलो आगे चलते हैं। बारूद का अगर आपसे सिंपल सा फॉर्मूला पूछ ले तो वो होता है KNO3, जिसे अपने बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट।
जिसे अपने क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बारूद बनाने में हम पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज करते हैं, सल्फर भी यूज करते हैं जिसे अपने गंधक बोलते हैं, और कार्बन का एक अपर रूप होता है चारकोल, जिसे भी अपने यूज करते हैं, है ना। गंधक किसे कहते हैं, सल्फर को। चारकोल कार्बन का अपर रूप है, एक अक्रिस्टलीय अपर रूप है, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बारूद बनाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट से, जिसे आपने जिप्सम कहते हैं, जिसे आपने क्या बोलते हैं, जिसे अपने जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं ना, तो इससे क्या बन जाएगा, अपने बन जाएगा ये डेढ़ जल के अणु निकल जाते हैं, इसी को अपने POP बोलते हैं। ये हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, यही क्या है, अपनी POP है। समझ में आई बात। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया कैल्शियम सल्फेट। हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या डाइहाइड्रेटेड, ये वर्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है। सोडियम सल्फेट होगा नहीं, अमोनियम सल्फेट होगा नहीं, कॉपर सल्फेट होगा नहीं, कौन सा होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। CaSO4.2H2O, इसे अपने जिप्सम बोलते हैं, है ना। जब इसको गर्म करते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो इसे कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसे POP के नाम से जाना जाता है। निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो आप इसको समझ लो, ऐसा समझ लो कि भौतिक परिवर्तन होता है उससे अपने को कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है, और ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है जिसमें अपने पुणे पहला वाला प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें अपने को नया पदार्थ मिलता है और पहला वाला जो पदार्थ है वो अपने वापस प्राप्त नहीं कर सकते। सिंपल सी बात समझ में आई। तो देखो, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अब जो लोहा होगा ना, वो पहले वाले जैसा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते अपने, ठीक है। दूध का दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से अपने दूध प्राप्त नहीं कर सकते, राइट। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, पहली वाली मोमबत्ती अपने प्राप्त नहीं कर सकते। पानी में शक्कर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि शक्कर और पानी को वापस अपने अलग कर सकते हैं, कई ऐसी विधियां हैं। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, जो है वो पानी में शक्कर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। देखो, मोमबत्ती के लिए मैं आपको है ना 3 बातें बताता हूं। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, एग्जाम में आ जाए तो अपने को आंसर देना होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगर ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन नहीं दिखे ना, तो अपने को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों राइट लगाने हैं। क्योंकि देखो, मोम पिघलता है तो मोम तो वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बत्ती जलती है ना, उसको आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो गया, है ना, और बत्ती का जलना कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसलिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों माना जाता है मोमबत्ती के लिए। तो ये ऑप्शन में, तो ये अगर दोनों ऑप्शन हो तो प्राथमिकता किसको देनी है, रासायनिक परिवर्तन को, है ना। और आपको कह दे मोम का पिघलना क्या है, मोम का पिघलना क्या है, तो उस समय आंसर देना है भौतिक परिवर्तन। क्या आंसर देना होता है, भौतिक परिवर्तन, है ना। और बत्ती का जलना क्या है, बत्ती का जलना क्या है, तो उस समय आंसर देना होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चले आगे। चलो, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना बताओ क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या वापस पहले वाला कोयला प्राप्त कर सकते हो, तो ये तो कट गया। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध जो फट गया वापस पहले वाला दूध नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। हवा में तांबे के बर्तनों का हरा होना, है ना, संक्षारण के कारण, कोरोजन के कारण वो हरे हो जाते हैं, वापस पहले जैसा तांबा प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का जमना, बर्फ जमी है पानी से, आप पानी से बर्फ जमा रहे हो, बर्फ से वापस पानी प्राप्त कर सकते हो ना, तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया, स। आंसर क्या हो गया, स। चले आगे। चलो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो हास्य गैस के नाम से जाना जाता है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं, हास्य गैस के नाम से जानते हैं। यही आपसे पूछ ले अश्रु गैस कौन सी होती है, अश्रु गैस कौन सी होती है ना, जिसे अपने बोलते हैं टीयर गैस, है ना। टीयर गैस कौन सी है, तो उस समय आंसर देना होता है CCl3NO2, CCl3NO2, जिसे अपने क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। क्लोरोपिक्रीन जो होती है उसे अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है, जबकि N2O नाइट्रस ऑक्साइड को अपने हास्य गैस के नाम से जानते हैं, राइट। चलो, कार से निकलने वाले धुएं में कौन सी विषैली गैस होती है। देखो, वाहनों में अगर प्रदूषण की बात करें ना,
वाहनों में प्रदूषण सर्वाधिक जिस गैस के कारण होता है वो गैस तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और वाहनों में प्रदूषण सर्वाधिक जिस तत्व के कारण होता है ना, वो तत्व होता है लेड, जिसे अपने पीबी बोलते हैं, पीबी लेड, जिसे अपने सीसा कहते हैं। तो वाहनों में प्रदूषण जिस तत्व के कारण सर्वाधिक होता है वो होता है लेड, सीसा, और जिस गैस के कारण होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो तत्व की बात नहीं की है, गैस की बात की है, तो गैस के लिए आंसर कौन सा देंगे, द, जिसे अपने बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना। शुद्ध सोना देखो, सोना हो गया प्लस हीरा हो गया, इसकी शुद्धता जो होती है हमेशा कैरेट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है ना। और शुद्ध सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने काम में लेते हैं, तो उस समय आंसर देना होता है 22 कैरेट। और सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, तो उस समय आंसर देना होता है कॉपर, जिसे अपने बोलते हैं तांबा। इसमें क्या मिला दिया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो उस समय आंसर देना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना पाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो, सभी रसायनों का सम्राट कौन है ना। सभी रसायनों का राजा कौन है, राजा कौन है, तो उसे अपने बोलते हैं गंधक का अम्ल, जिसे अपने बोलते हैं H2SO4, है ना। H2SO4, जिसे अपने बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसे अपने गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसे अपने रसायनों का राजा भी बोलते हैं, रसायनों का राजा भी कहते हैं, इसे अपने ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे हम कशिश का तेल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, तीनों में से कोई सा भी पूछ लेगा। यहाँ पे एक पूछा गया है गंधक का अम्ल, इसे सभी रसायनों का सम्राट या राजा कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुन रखा है, HCl, है ना, HCl, इसे नमक का तेजाब कहा जाता है, नमक का तेजाब इसे कहा जाता है, नमक का तेजाब, है ना। घरों में जो टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए जो यूज लिए जाते थे पहले, वो HCl यूज किया जाता है। आज तो हार्पिक वगैरह इनका ट्रेंड ज्यादा आ गया है ना। सिट्रिक अम्ल आपको पता है, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल यूज करते हैं अपने, खट्टे फल जैसे नींबू वगैरह होता है ना, नींबू, संतरा, इनमें जो होता है वो, है ना, इसमें सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। और अम्लराज की बात करें तो अम्लराज में 3 चीजें होती है, 2 चीजें देखो देखने को मिलती है, HCl प्लस HNO3। HNO3 को अपने बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अगर HCl और HNO3 3:1 में ले, यानी 75 ml, अगर 100 ml का अपने को सॉल्यूशन बनाता है तो 75 ml अपने HCl ले ले और 25 ml अगर अपने HNO3 ले ले, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अम्लराज। उसे अपने बोलेंगे एक्वा रेजिया, है ना। इसे हम एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया की क्या खासियत होती है, इसमें प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया और चांदी हो गया। ये क्या करता है, इन तीनों को क्या कर देता है, गला देता है, अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना, सोने चांदी की जब सफाई करते हैं तो इस एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, अम्लराज का यूज करते हैं। और अम्लराज क्या होता है, HCl और HNO3 का एक मिक्सचर है ना, एक प्रकार का ऐसे समझ लो यौगिक है, जो 3:1 में मिलाया जाता है ना। 75 ml HCl और 25 ml क्या है, HNO3 है। ठीक है, चलो, तो यहाँ जो अपना क्वेश्चन था वो सभी रसायनों का राजा है, बाकी का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, मैंने आपको बताया था जिप्सम से बनता है, अभी अपने ने पीछे क्वेश्चन किया था। चलो, कोयले के सबसे अच्छे रूप एंथ्रेसाइट, है ना। देखो, कोयले की एक खासियत होती है, उसमें कार्बन की परसेंटेज जितना ज्यादा होती है ना, वो उतनी अच्छी ऊष्मा देता है। तो 4 किस्म आपको याद रखनी है, पिट, लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट, एक ध्यान रखना है बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस, और एक ध्यान रखना है एंथ्रेसाइट, एक ध्यान में रखना है एंथ्रेसाइट, है ना। पिट जो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, निम्न स्तर का कोयला होता है। सबसे हाई क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। और लिग्नाइट होता है, उसे ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है ना, भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला कौन सा है, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और बिटुमिनस है, उसे घरेलू कोयला, घरेलू पर्पज से जो अपने यूज लेते हैं, डोमेस्टिक पर्पज से अपने जो यूज लेते हैं, वो हो गया बिटुमिनस। एक तो बातें ये ध्यान में रखना, पिट जो होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज 50 से 60% होती है,
है ना। लिग्नाइट होता है, इसमें कार्बन की परसेंट 60 से 70% होती है। बिटुमिनस होता है, इसमें कार्बन की परसेंट 70 से 80% होती है। और एंथ्रेसाइट होता है, इसमें कार्बन की परसेंट 90 से 95% होती है। तो सबसे हाई क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। और एंथ्रेसाइट में कार्बन की परसेंट 90 से ऊपर है, तो ये सबसे सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द। 70 से 75, 75 से 80, 70 से 90 या 90 से ऊपर, तो 90 से ऊपर वाला सबसे सही आंसर है। चलो, 1 किलोवाट आवर। देखो, एक यूनिट जो होती है ना, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर जो होता है वो ऐसे समझ लो ऊर्जा का एक मात्रक है ना। ऊर्जा का एक मात्रक है। हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है, जो बिजली का व्यय होता है, वो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अब इसको सोल्व करो। ये तो ऑप्शन में है नहीं, 36 × 10⁵ है, ये ऑप्शन में है नहीं। इसको सोल्व करूंगा तो 36 नीचे आएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 10⁶ जूल हो गया। ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा? यूं आ जाएगा, है ना। तो देखो ये कितना आ गया, बताओ ये कितना आ गया? 36 × 10⁵ जूल, है ना। आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? अ हो गया। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों? ये शायद तक आपने पढ़ भी रखा होगा। चलो, किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर प्लस है ना। देखो, अगर प्लस लिखा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और माइनस लिखा हुआ आता है ना, इसका मतलब लेंस होता है अवतल लेंस, है ना। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष में। अब देखो कौन सा है? व्यक्ति का प्लस चश्मा है, तो इसका मतलब दृष्टि दोष कौन सा हो गया? दूर दृष्टि दोष हो गया, है ना। निकट दृष्टि दोष को अपने मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। और दूर दृष्टि दोष होता है, इसे हम हाइपर मेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, इसे हम हाइपर मेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया? द, जिसे हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर प्लस है ना, प्लस प्लस मतलब उत्तल लेंस और माइनस का मतलब अवतल लेंस है ना। एक टॉपिक आता है लेंस की क्षमता। अगर आपको लेंस डिटेल में पढ़ना है ना, तो प्लेलिस्ट में आपको लेंस मिलेगा, उसमें डिटेल में मैंने समझा रखा है। लेंस की जो पावर होती है ना, वो डायोप्टर में मापी जाती है ना। उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता प्लस लेते हैं और अवतल लेंस के लिए माइनस लेते हैं। ठीक है, चलो। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ध्यान रखना, फ्यूज तार होता है वो जिस मिश्र धातु का बना होता है, वो होता है सीसा, जिसे अपने लेड बोलते हैं। लेड, इसका सिंबल होता है Pb। और एक होता है टिन, जिसे हम, है ना, टिन, जिसका सिंबल होता है Sn, है ना। इनसे क्या मिलकर बना होता है? फ्यूज वायर बना होता है, फ्यूज वायर। और इसकी परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो परसेंटेज होते हैं 67 और 33%। ये दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बार फ्यूज वायर का है ना परसेंटेज पूछा गया है। 67 और 33% होता है, जो कि किस में होता है? फ्यूज वायर में होता है। याद रह जाएगा। तो बेस्ट आंसर इसका ये है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता है। चलो, दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, वर्ताकार पथ में है ना, कोई वस्तु गति करती है ना, तो उस पर दो बल लगते हैं। एक तो केंद्र की ओर लगता है, जिसे अपने बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, है ना, जिसे अपने अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है। और एक केंद्र के विपरीत दिशा में अपने को बल जो अनुभव होता है, उसके अपने अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है ना। ये भी ध्यान रखना। और वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन, वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। तो कभी कभी एक एग्जांपल ये भी आ जाता है कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालना इस कारण होता है। चलो, शुष्क सेल, ड्राई सेल, है ना, जो घड़ियों में आप यूज करते हो, दीवार घड़ियों में, वो कौन सा हो गया? उसमें कैसी होती है विद्युत? डीसी होती है। उसमें क्या होती है? डीसी होती है, डीसी, जिसे अपने बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी, जिसे अपने दिष्ट धारा भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। राइट।
चलो आगे चलते हैं। घरों में प्रकाश हेतु प्रयुक्त उपकरण जुड़े रहते हैं। तो घरों में दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है ना, वो समांतर क्रम में होती है, कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं होती, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बंटती है ना। कहीं फॉल्ट आता है तो अपने फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, श्रेणी क्रम में फॉल्ट ढूंढ नहीं सकते। तो आंसर देना है समांतर क्रम में, है ना। विद्युत खंभों में तारों का संयोजन समांतर क्रम में होता है। सजावटी लाटों में तारों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है। ये 3 क्वेश्चन और ध्यान में रखना। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना किसके कारण है? तो उस समय आंसर देना होता है प्रकाश का अपवर्तन। 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना के कारण? तो उस समय आंसर देना होता है प्रकीर्णन के कारण, है ना। और सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले, देखो सूर्योदय होता है उससे पहले अपने को सूर्य दिखाई देने लग जाता है ना। और सूर्यास्त होता है उसके बाद भी कुछ समय तक, लगभग 2 मिनट तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। ये भी किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अपवर्तन ध्यान रखना, ठीक है। एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन चलता है। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, है ना। तो देखो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी तो ये अपने से यूनिट निकालना पूछ रहा है, और यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा बट्टा 1000, है ना। वाट की बात करते हैं तो कमरे कितने हैं? 50 है ना। कमरे कितने हैं? 50 है। और कितने वाट है? 40 वाट है। घंटे कितने हैं? रोज 5 घंटे जलता है ना। एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट का बल्ब है, तो कुल वाट कितने हो गए? एक कमरे में 40 वाट है तो कुल वाट कितने होते हैं? 50 × 40 कर दिया। और 5 घंटे प्रतिदिन चलता है। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा निकालनी है तो एक दिन की निकालनी है, तो एक दिन की निकालनी है तो कितने घंटे? 5 घंटे। और एक महीने का पूछ लेता ना तो 5 को 30 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक दिन 5 घंटे चल रहा है तो एक महीने में कितना चल रहा है ना? 150 घंटे चल जाता। चलो अब नीचे है 1000। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, है ना। ये कितना आया? 25 × 4 बटा 10, 25 चौके 100 बटा 10 कट गया, कितना आ गया? 10 यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। एक यूनिट ही अभी मैंने आपको बताया था, इसको किलोवाट आवर के नाम से जानते हैं, है ना। तो 10 किलोवाट घंटा इसका सबसे सही आंसर है। बी इसका सबसे सही आंसर है, ठीक है। यूनिट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वाट इंटू घंटा बटा 1000, एक होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर बटा 1000। ये 3 चीजें हैं जो यूनिट निकालने के लिए होती है ना। 3 चीजें हैं जो यूनिट निकालने के लिए होती है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर बटा 1000, एक होता है वाट इंटू आवर बटा 1000। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी में अगर हम चाबी भरते हैं तो वो जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना। वही स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में बदलती है। घड़ी में चाबी भरना हो गया, खिलौने में चाबी भरते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ना। बांध के अंदर पानी जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तनी हुई स्प्रिंग होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर कमान होता है खिंचा हुआ, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सारे पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। याद रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 हॉर्स पावर का मान होता है, देखो दोस्तों एक जो एचपी होता है ना, घरों में जो मोटर होती है ना, विद्युत मोटर, है ना, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसमें जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वोल्ट के बराबर होता है। मोस्टली घरों में आधे हॉर्स पावर की लगाते हैं, लेकिन खेतों में यही हॉर्स पावर बढ़ जाता है ना, 1.5-2 हॉर्स पावर तक चली जाती है, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है उसमें 746 वोल्ट होता है, इस चीज को ध्यान रखना। गंदे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर सांस नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। कोई भी मच्छर, मक्खी, पतली सुई, पतली ब्लेड, है ना, पानी पे आसानी से तैरती है। पानी के किस गुण के कारण? द्रव के किस गुण के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। देखो द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण द्रव क्या होता है? हमेशा तनाव की स्थिति में रहने की कोशिश करता है। इसे ही उस द्रव का पृष्ठ तनाव बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है? मच्छर, मक्खियां, पतली सुई, धागा वो पानी पे आसानी से तैरता रहता है। पृष्ठ तनाव ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है ना। और
पृष्ठ तनाव पर कुछ पदार्थ होते हैं वो भी असर डालते हैं। जैसे आपने मिट्टी का तेल डाल दें या डीडीटी डाल दें, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, अगर ये डाल दें डीडीटी जिसे अपने बोलते हैं, तो भी वो पानी का क्या करेगा, पृष्ठ तनाव कम कर देगा, है ना, जिसके कारण उस पर मक्खी मच्छर आसानी से बैठ नहीं पाएंगे और डूबने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो गंदे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर सांस नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। चलो, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न होती है ना, तो अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न होगी, ठोस में भी होगी, द्रव में भी होगी, है ना, ठोस एवं द्रव में, केवल द्रव में तो सभी माध्यमों में, ये जो दिया हुआ है ना, इनमें सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। देखो दोस्तों, आपको दो प्रकार की तरंग देखने को मिलती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, है ना, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। जिस दिशा में तरंग चले, माध्यम के कण उसके अगर लंबवत कंपन करे तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, और जिस दिशा में तरंग चले, माध्यम के कण उसके समानांतर कंपन करे तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तरंग जारी है, माध्यम के कण अगर उसके लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। जिस दिशा में तरंग जारी है उसी दिशा में माध्यम के कण तरंग कंपन करते हैं तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ध्वनि, और अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्रकाश। प्रकाश की जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और ध्वनि की जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग ठोस में भी चल सकती है, ध्वनि ठोस में भी चल सकती है, ध्वनि द्रव में भी चल सकती है, पर ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इससे तो ध्यान रखना। प्रकाश होता है ना, वो निर्वात में भी गति कर सकता है। तो यहां से अगर आंसर देखा जाए तो सबसे सही आंसर है स। चलो, प्राय मोटर ड्राइव की सीट के पास लगा रियर व्यू दर्पण होता है ना, पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण, जिसे अपने कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। पीछे की वस्तुओं को देखने वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जबकि गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट, ये हेडलाइट से पूछ लेगा आपको, तो हेडलाइट में जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। वो कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, है ना। और पश्च दर्पण को किसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो उसका आंसर देना होता है अनंत। यही क्वेश्चन अमीटर के लिए आ जाए ना, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो उस समय आंसर देना होता है 0, जबकि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। अच्छा, वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, है ना, परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, जबकि अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर का उपयोग विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव को मापने में करते हैं, अमीटर का उपयोग होता है वो विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन करने में करते हैं कि भाई किसी सर्किट में कितने एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, उसका मापन अपने अमीटर से कर सकते हैं। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, है ना। ये कहानी समझ में आई। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश कैसा दिखाई देगा। देखो, आकाश अपने को नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, है ना। पानी अपने को नीला दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण। लेकिन जो आकाश अंतरिक्ष यात्री में कोई व्यक्ति चला जाएगा ना, तो उसको आकाश हमेशा काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है, कभी भी नीला दिखाई नहीं देता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको। तो ये कुछ आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको पढ़िए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, विद्युत, प्रकाश, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इनके वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। सारी घटनाएं जो हैं, वोल्ट मीटर अनंत क्यों होता है, अमीटर में प्रतिरोध आदर्श का 0 क्यों होना चाहिए, सारी कहानी मैंने वहां पे आपको अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, जो काफी बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर जरूर करना, ताकि कुछ बच्चे
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।